नमस्कार, मैं हूं शुभम कुमार और आज हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थव्यवस्था के 5वें अध्याय के वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। 5वें अध्याय जिसका नाम है रोजगार एवं सेवाएं। इससे पहले कि हम बात करना शुरू करें प्रश्नों की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो लेकर के आऊँ आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है वर्तमान में जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए ये फुल फॉर्म भी याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में कहें तो सकल घरेलू उत्पाद। तो प्रश्न है वर्तमान समय में जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सेवा क्षेत्र का योगदान क्या है। तो 3 क्षेत्र होते हैं इकोनॉमी में, हम लोग पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं। प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर और तृतीयक सेक्टर। तृतीयक सेक्टर जो होता है उसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो जीडीपी जो है हमारा, उसमें सेवा क्षेत्र का कितना योगदान है। ऑप्शन देख लेते हैं। 50% से कम, 100%, 50% से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान में जो है जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान 50% से अधिक हो गया है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। 2006-07 में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में कृषि का योगदान, कृषि का हिस्सा घटकर हो गया। तो कृषि का जो है यानी कि प्राथमिक सेक्टर कृषि होता है, तो इसका योगदान कितना रहा या घटकर कितना हो गया है ये देख लेते हैं। ऑप्शन देखते हैं। 18.5%, 26.4%, सी है 55.1% और डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या है इसका? सही जवाब है 18.5%। देखिए 2006-07 का रिपोर्ट इसलिए बता रहे हैं कि यही आपके किताब में है और बिहार बोर्ड किताब से ही क्वेश्चन पूछता है, करेंट डाटा नहीं पूछता है, इसीलिए मैं आपको करेंट डाटा नहीं बता रहा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। सेवा क्षेत्र के विस्तार में रोजगार के अवसर में होगा। तो सेवा क्षेत्र का जब विस्तार होगा तो रोजगार के अवसर में क्या होगा? पहला कमी, दूसरा बढ़ोतरी, तीसरा कोई परिवर्तन नहीं, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ये होगा बढ़ोतरी होगा। ठीक है, बी आंसर। यानी कि सेवा क्षेत्र और रोजगार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे जैसे सेवा क्षेत्र बढ़ेगा वैसे वैसे रोजगार बढ़ेगा। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि सेवा है, परिवहन एक सेवा है यानी कि ट्रैवलिंग। तो जितने बस चलेंगे तो ये सेवा क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। बस अगर अधिक चल रहे हैं तो स्वाभाविक है उसमें कोई ना कोई लोग रोजगार करेंगे। तो जब भी सेवा क्षेत्र का विस्तार होगा रोजगार में बढ़ोतरी होगी, इसको याद रखना है। चौथा प्रश्न है जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2004 में, 1980 में, 1989 में, 1983 में। तो ये जो शुरुआत हुई थी ये है, इसका सही जवाब सी है। 1989 में जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। ये कई बार पूछा जा चुका है, इसको ये याद रखेंगे। 5वां प्रश्न है काम के बदले अनाज योजना की शुरुआत हुई थी 2004 में, 1990 में, 1989 में, 1983 में। सही जवाब क्या है? 2004। 6ठा प्रश्न है भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 2, 4, 6 और 8। तो 6 में ऑप्शन है 2। भारत में सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 7वां रोजगार एवं सेवाएं एक दूसरे के हैं उल्टा, पूरक, विरोधी, सभी। सही जवाब क्या है? सही है बी यानी कि पूरक है। अगला प्रश्न है 8वां जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी संबंधित नियमित सेवाएं अपनी कंपनी के जगह किसी बाहरी या विदेशी संस्था या समूह से प्राप्त करती है तो ऐसी सेवाओं को कहा जाता है आयात, निर्यात, आउटसोर्सिंग, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या है? सही जवाब है सी, आउटसोर्सिंग कहते हैं। हम डाबर कंपनी का उदाहरण लेते हैं। तो आप डाबर कंपनी भारत की कंपनी है, लेकिन ये जो अपना प्रोडक्ट बनाती है वो नेपाल में बनाती है। क्यों बनाती है? क्योंकि वहाँ उनको लेबर सस्ता मिलता है। तो क्या होता है कि जहाँ लेबर सस्ता मिलता है, जहाँ जो चीज़ सस्ता मिलता है, कंपनियाँ वहाँ जा कर के अपना प्रोडक्ट बनाना शुरू करती है। इसी को हम लोग कहते हैं आउटसोर्सिंग। तो जहाँ जो पार्ट सस्ता बनता है वहाँ पे जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है, वो किसी एक देश में उत्पादन नहीं करता, उसका कोई पार्ट किसी और देश में बनता है, कोई पार्ट किसी और देश में बनता है और मेनली वो वहाँ से मंगा करके असेंबल करता है। तो ये होता है बहुराष्ट्रीय कंपनी जिसका एक से अधिक देशों में व्यापार होता है ना। और आउटसोर्सिंग ये होता है कि अगर जहाँ पे जो चीज़ सस्ता है वहाँ आप जा करके उस चीज़ों का उत्पादन शुरू कर दें, तो इसको कहते हैं आउटसोर्सिंग। 9वां प्रश्न है भारत में निम्न में से किन सेवाओं का आउटसोर्सिंग हब है?
तो भारत में किन सेवाओं के लिए लोग आउटसोर्सिंग हब है, किन सेवाओं के लिए लोग यहाँ पे ज़्यादा आते हैं? श्रम शक्ति के लिए, कॉल सेंटर के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो भारत जो है कॉल सेंटर वाले जो सेवा है इसका आउटसोर्सिंग हब है। बहुत सारे विदेशी कंपनियां हैं, वहाँ का जो कॉल सेंटर है यानी कि ग्राहक सेवा केंद्र है सबका भारत में स्थित है। क्यों है? क्योंकि भारत में अंग्रेजी बोलने वाले जो है लोग बहुत सस्ते में उपलब्ध हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे कॉल सेंटर का हब है। बहुत सारे विदेशी कंपनियों का भी ग्राहक सेवा केंद्र कहाँ होता है? भारत में होता है। तो भारत कॉल सेंटर का हब है। भारत में कॉल सेंटर का आउटसोर्सिंग बहुत ज़्यादा होता है। 10वां प्रश्न देखते हैं, मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी? देखिए पहले इसका फुल फॉर्म जान लिए। M से महात्मा गांधी, N से नेशनल, R से रूरल, E से एम्प्लॉयमेंट और G से गारंटी, A से एक्ट। यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी हिंदी में बोले तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना या अधिनियम। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2005, 2009, 2014, 2019। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में। उस समय ये नरेगा हुआ करता था, यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। लेकिन बाद में 2009 में इसका नाम परिवर्तन करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना रख दिया गया, यानी कि M जोड़ दिया गया, महात्मा गांधी इसमें जोड़ा गया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी सेवा आर्थिक आधारभूत संरचना के अंतर्गत नहीं आती है? तो आर्थिक आधारभूत संरचना को पहले समझना जरूरी है कि ये आर्थिक आधारभूत संरचना होता क्या है। देखिए, जिसका इकोनॉमी पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है उसको हम लोग कहते हैं आर्थिक आधारभूत संरचना, और दूसरा होता है कि गैर आर्थिक आधारभूत संरचना, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता है। अभी समझ में नहीं आया तो मान लीजिए कि उदाहरण से समझते हैं कि जैसे वित्त विभाग है, तो जैसे हम किसी को ब्याज देते हैं तो उसका जो रिटर्न है वो हमको डायरेक्ट आता है, तो हमको दिखता है ना कि यहाँ पे आ रहा है। जैसे यातायात है तो ट्रांसपोर्ट में जो हम खर्च करते हैं तो वो उसका किराया से हमें पैसा आ जाता है, तो इकोनॉमी में वो तुरंत आता है, वो डायरेक्ट इन्वेस्ट होता है और डायरेक्ट उसका रिटर्न आता है। लेकिन कुछ ऐसी सेवाएं भी है जिसमें ये चीज़ें डायरेक्ट नहीं होती। जैसे आप एजुकेशन की बात करेंगे तो एजुकेशन में जब हम खर्च करते हैं तो उससे क्या फ़ायदा हो रहा है? हमको कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, अभी वर्तमान में तो नहीं हो रहा है। तो इसमें तो खर्च हो रहा है लेकिन हमको फ़ायदा नहीं हो रहा है। लेकिन इसका फ़ायदा अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि जो आप वित्त फाइनेंस में जो काम करते हैं लोग, या यातायात में काम करते हैं, एनर्जी जो डेवलप कर पाएँ, इसमें कहीं ना कहीं नॉलेज लगा है। तो एजुकेशन से क्या होता है? मानव संसाधन का, मानव पूंजी का विकास होता है। और जैसे शिक्षा नहीं होगा तो दिमाग ही नहीं होगा, तो ये सारा चीज़ सिस्टम ही नहीं आएगा। इसीलिए इसका यूज़ तो होता है, इकोनॉमी में इसका यूज़ होता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट रूप से होता है। इसीलिए इसको नॉन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत नहीं आता है। तो वित्त जो है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पर। यातायात भी आता है, ऊर्जा भी आता है। तो यहाँ पे शिक्षा जो है ये इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत नहीं आएगा, ये आर्थिक आधारभूत संरचना के अंतर्गत नहीं आता है, ये गैर आर्थिक आधारभूत संरचना के अंतर्गत आता है। तो इसको शिक्षा होगा, इसमें ये याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सेवा वित्तीय आधारभूत संरचना के अंतर्गत आती है? तो देख लीजिए, हम अभी पढ़ रहे थे कि इकोनॉमी आर्थिक आधारभूत संरचना और गैर आर्थिक आधारभूत संरचना। तो आर्थिक आधारभूत संरचना में जो होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे वित्तीय होता है, पेट्रोलियम होता है ना, ऊर्जा वाला क्षेत्र जो है वो होता है। तो इस तरह के आर्थिक और गैर आर्थिक में शिक्षा होता है। तो इस तरह की चीज़ें होती है। यहाँ पे हम पूछ रहे वित्तीय सेवा के अंतर्गत, तो वित्तीय सेवा जो है उसमें बहुत सारे चीज़ आते हैं, तो उसको हमको पूछ रहा है कि कौन सा आता है। जैसे रेलवे है, रेलवे परिवहन सेवा का हिस्सा है ना। पेट्रोलियम क्या है? ऊर्जा सेवा का हिस्सा है। मीडिया क्या है? संचार माध्यम का हिस्सा है। तो यहाँ पे आर्थिक वित्तीय सेवा में बैंकिंग आ जाते हैं, बैंकिंग कंपनियाँ जो है वो वित्तीय सेवा के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा बैंकिंग। 13वां प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर विश्व के अग्रणी सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में श्रेणी में आ गया है? तो सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि IT सेक्टर में कौन सा शहर हमारा जो है भारत का अग्रणी है? दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता। तो इसका जो सही जवाब है यह है C, बेंगलोर में IT सेक्टर का हब है भारत में। ठीक है। 14वां प्रश्न है, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम कब लाया गया था? तो ऑप्शन ए देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1980, 2004, बी में है और सी में है 1983 और डी में 1990। तो सही जवाब क्या है? 1980। 15वां प्रश्न है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो ये सभी जानते हैं,
कृषि क्षेत्र है कि विज्ञान क्षेत्र है कि शिक्षा क्षेत्र है कि सेवा क्षेत्र, तो सही जवाब क्या है, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। 16वां प्रश्न है मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? ऑप्शन है 6, 4, 5, 8। ये सही जवाब इसका क्या होगा, 5, सी। अगला प्रश्न यानी कि 17वां है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो सबसे पहले बीमारू राज्य का फुल फॉर्म समझ लेते हैं। BI से बिहार, MA से मध्य प्रदेश, R से राजस्थान और U से उड़ीसा होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये बीमारू राज्य मतलब यहाँ की बीमारू राज्य उसको कहा गया, उस राज्य के लिए शब्द यूज किया गया कि जहाँ पे आर्थिक स्थिति, आर्थिक विकास बहुत ही कम है, आर्थिक स्थिति वहाँ पे बहुत ख़राब है। इसीलिए इन सारे राज्यों के लिए के शुरुआती लेटर को लेकर के एक शब्द गढ़ा गया बीमारू राज्य। हालांकि ये शब्द सरकारी तौर पर प्रयोग करने से मना किया गया है। तो देख लेते हैं कौन कौन सा राज्य नहीं है। बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। तो यहाँ पे बिहार है ही, मध्य प्रदेश है, उसमें उड़ीसा है, कर्नाटक नहीं है। कर्नाटक की आर्थिक स्थिति लगभग ठीक ठाक है। तो 18वां प्रश्न है कौन सी सेवा गैर सरकारी है? ये प्रश्न 2020 में भी पूछा जा चुका है। तो आप देख लेते हैं, सैन्य सेवा, वित्त सेवा, मॉल सेवा, रेल सेवा। गैर सरकारी मतलब सरकारी नहीं है। तो आप सैन्य सेवा सरकारी है, वित्त सेवा फाइनेंस जो है बैंक वगैरह ये सरकारी है, कुछ प्राइवेट है लेकिन सरकारी है ज़्यादातर। रेल सेवा सरकारी है। तो मॉल सेवा जो है ये है प्राइवेट पूर्ण रूप से, मॉल सरकार नहीं खोलती है। तो मॉल जो है, मॉल क्या होता है, एक ही छत के नीचे बहुत सारा चीज़ों की दुकान रहती है, उसको हम लोग मॉल कहते हैं। तो ये सरकारी नहीं है, यानी कि गैर सरकारी है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 19वां प्रश्न है ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, सभी। तो इसका जवाब सभी हो जाएगा। सभी से एनर्जी प्राप्त करते हैं, कोयला से भी होता है, पेट्रोलियम से भी होता है, विद्युत से भी होता है। तो इस तरह से आज हम लोग इस चैप्टर में 19 प्रश्नों को देखें। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा परीक्षा में नहीं आएगा, इससे ज़्यादा से। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को तो ज़रूर दबा दीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए ताकि उनके भी कुछ मदद हो जाए, क्योंकि विद्या बांटने से बढ़ती है। फिलहाल हम चलते हैं, हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए ओके, गुड डे एंड टेक केयर।